सभी को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी हिंदी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, हम वर्ण विचार का टॉपिक पूरा कर चुके, उसके बाद हम शब्द संपदा या शब्द विचार का टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, इन शब्दों को भी हम भली भांति पढ़ और समझ चुके हैं। साथियों, आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए शब्दों का तीसरा जो वर्गीकरण है और वह है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसके बारे में जिक्र करेंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले 5 मिनट तक आप इस कक्षा को जरूर देखिए। मैं वादा करता हूं कि इस ढंग से जो आप यहां सीखने वाले हैं, आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। हमें केवल बाहरी बातें बताई जाती हैं और हम उनको रटकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो साथियों, केवल 5 मिनट आप रुकें और अगर आपको लगे कि वास्तव में कुछ नया आज आप सीख रहे हैं या व्याकरण को नए तरीके से सीख रहे हैं, तो फिर आप चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद। साथियों, मैं समझता हूं कि हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है या जानना चाहिए कि यह एक अहम वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के तहत हम शब्द को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। यहां से अगर हम और नीचे चलें तो विकारी शब्द में आप जानते हैं कि हमारे 4 शब्द भेद आते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अगर हम अविकारी शब्दों की या अव्ययों की बात करें तो यहां पर भी हमारे 4 अलग अलग शब्द भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और अंत में हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्ययों की। तो साथियों, यहां तक की बात तो हर हिंदी का विद्यार्थी जानता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा पहले ही चलता हूं। इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में प्रयोग होता क्या है। जिस प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं, वह प्रयोग वास्तव में है क्या। दूसरा, हमने इसको नाम दिया रूप के आधार पर शब्दों का भेद। तो रूप से यहां क्या आशय है, इस बात को समझने की जरूरत है, जो आपको कोई नहीं बताता और इस एंगल से आपने कभी इसको पढ़ा भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये बातें हम विकारी और अविकारी की बाद में करेंगे, आप रूप और प्रयोग को समझें। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कि राधा अच्छी गायिका है। राधा अच्छी गायिका है। साथियों, इस वाक्य को देखिए, अगर मैं यहां इस वाक्य का कर्ता परिवर्तित कर दूं, यानी राधा कैसा करता है, तो राधा स्त्रीलिंग और एक वचन करता है। कर्ता बदलने का मतलब क्या है कि स्त्रीलिंग को या तो पुल्लिंग करें या एक वचन है तो उसको बहुवचन में हम तब्दील करें, बदलें, तो उसे हम कहेंगे कर्ता बदलना। राधा की जगह मान लो हमने रखा मोहन। अब आप इस वाक्य को दोबारा पढ़िए। अब मोहन क्या हो जाएगा? अच्छी शब्द के स्थान पर क्या बनेगा? अच्छा। और गायिका शब्द किस में बदल जाएगा? गायक। मोहन अच्छा गायक है। गौर करना साथियों कि हमारा वाक्य था राधा अच्छी गायिका है। जब हमने कर्ता को बदला, कर्ता बदलने का मतलब है कि कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग कर दीजिए, तो कर्ता बदल गया। अगर कर्ता एक वचन था तो उसे बहुवचन कर दीजिए, तो उसे भी हम कर्ता बदलना कहते हैं। देखिए, हमने पुल्लिंग कर्ता रखा तो आगे का वाक्य किस तरह से परिवर्तित हुआ। यहां हम एक बहुवचन का भी कर्ता रख कर देखते हैं। जैसे हम कहेंगे वे अच्छे गायक हैं। गायक हैं। अब देखिए, हमने कर्ता का एक और रूप बदला। यहां हमने पुल्लिंग रूप का कर्ता रखा, मोहन अच्छा गायक है, और यहां हमने बहुवचन कर्ता रखा तो वे अच्छे गायक हैं। अब आप ध्यान से इन चीजों को देखें।
जो शब्द अच्छी था राधा के साथ वह मोहन के साथ क्या बना? तो मोहन के साथ वही शब्द बना अच्छा। जो शब्द राधा के साथ गायिका था वही मोहन के साथ क्या बना? गायक। अगर हम यहां बात करें बहुवचन कर्ता की तो वे अच्छे, यानी अच्छी, अच्छा और अच्छे, ये एक शब्द तीन अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गया। इसी को कहते हैं रूप का बदलना। यानी जिस शब्द का मूल रूप अच्छा है और यह एक विशेषण शब्द है अच्छा, अगर वह स्त्रीलिंग कर्ता के साथ आता है तो अच्छी बन जाता है, और अगर वह बहुवचन कर्ता के साथ आता है तो अच्छे बन जाता है। दूसरा देखिए, गायक शब्द अगर वह पुल्लिंग कर्ता के साथ आता तो गायक होता है, स्त्रीलिंग कर्ता के साथ आता तो वही शब्द किसमें तब्दील हो गया? गायिका। और यदि वही शब्द बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आता है तो उसे कहते हैं गायक हैं। यहां गौर करिए, गायक तो आपको सही दिख रहा है, गायक गायक, लेकिन है का क्या हो गया? हैं। इसका मतलब शब्दों का रूप बदल गया। अच्छा शब्द के रूप बदले अच्छी और अच्छे, गायक शब्द का रूप बदला गायिका, और क्रिया जो थी है ये यहां पर है और यहां पर क्या हो गई? हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार जो शब्द है उसका रूप बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक बात केवल आप इसे ध्यान में रखें। अब इसे और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं एक और वाक्य यहां पे लिखता हूं। अभी हमने लिखा राधा अच्छी गायिका है। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, राधा अच्छा गाती है। अब साथियों इस वाक्य को देखें। यहां था राधा अच्छी गायिका है, मैं गायिका की जगह खिलाड़ी करता तो भी हम कहते हैं राधा अच्छी खिलाड़ी है। यहां देखिए, राधा के साथ अच्छा प्रयुक्त हो रहा है। इधर जब वो गायिका थी तो अच्छी थी, अगर वह गाती है तो अच्छा है। ऐसा क्यों? इस चीज को समझने की जरूरत है कि राधा अच्छा गाती है। अब आप इसका कर्ता चेंज करें, राधा की जगह वापस मोहन को लेकर आएं और इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। क्या कहेंगे आप? मोहन अच्छी या अच्छा? तो साथियों आप देखेंगे कि मोहन अच्छा, लेकिन यहां जो था गाती है, ये क्या बन गया? गाता है। अर्थात यह अच्छा शब्द नहीं बदल रहा है। अगर हम यहां कर्ता बहुवचन रख दें वे, अब इस वाक्य को पढ़ें तो क्या होगा? वे अच्छा और गाते हैं, गाते हैं। साथियों जिस प्रकार आपने इन वाक्यों को देखा ठीक वैसे ही यहां भी देखिए। यहां पर अच्छी शब्द अच्छा में बदला और अच्छे में बदला कर्ता बदलने के साथ। गायक शब्द गायिका या इनमें बदला, क्रिया का रूप बदला। यहां अच्छा शब्द राधा स्त्रीलिंग करता है उसके साथ भी अच्छा, मोहन पुल्लिंग करता है उसके साथ भी अच्छा, और वे बहुवचन करता है उसके साथ भी अच्छा शब्द ही प्रयुक्त हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि प्रयोग के अनुसार कुछ स्थितियों में शब्द अपना रूप बदल लेता है, और उसी प्रयोग के अनुसार ही कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वही शब्द अपना रूप नहीं बदलता है। यानी जो अच्छा शब्द विशेषण था वह अच्छी और अच्छे बन रहा था, फिर अब राधा स्त्रीलिंग के साथ भी वह अच्छा क्यों बन रहा है, यह सीखना हमारा मोटिव रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि आखिर इसका कारण क्या है। एक बात हुई। अब आप अगले उदाहरण देखिए। मैं इनको एक बार मिटाता हूं और आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये और देखिए, एक मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं यहां पर, ये देखिए। राम और श्याम साथ रहते हैं। आप इस साथ शब्द पे गौर करेंगे। राम और श्याम साथ रहते हैं। मोहन अपने भाई के साथ आया था। और तीसरा वाक्य है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। विद्यार्थियों, यहां 3 वाक्य हैं और तीनों वाक्यों में एक कॉमन शब्द है। क्या? साथ, साथ
और साथ। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरणिक दृष्टिकोण से रूप या प्रयोग के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो प्रश्न मैं करने वाला हूं, वो यह है कि आप यह बताएं कि यहां साथ किस शब्द के रूप में है, किस प्रयोग के रूप में है। अर्थात क्या संज्ञा है या सर्वनाम है, या कहां पर वह विशेषण है, या वह क्रिया विशेषण है, या फिर आपका वो क्रिया है, या अन्य शब्द भेद हैं, कौन सा है। यानी यहां जो साथ शब्द का प्रयोग हुआ, राम और श्याम साथ रहते हैं, यहां यह साथ संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। एक बात, साथ शब्द का रूप बदला नहीं है, यहां भी साथ है, यहां पर भी साथ है। तीनों वाक्यों में यह शब्द एक ही रूप में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन जहां शब्द एक ही रूप में प्रयुक्त होता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रयोग के आधार पर भी एक है, यानी उसका प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में हुआ हो सकता है। मोहन अपने भाई के साथ आया और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। इन तीनों में यह साथ शब्द तो एक ही है, रूप तो इसका एक है, लेकिन प्रयोग इनका अलग अलग हुआ है। साथियों, यहां पर यह साथ शब्द क्या है, तो यह क्रिया विशेषण है। यहां साथ शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, जो रहते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहां जो साथ है यह राम और श्याम साथ रहते हैं, इस रहते हैं क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन अपने भाई के साथ आया था। भाई के साथ आया था, यहां पर यह वाक्य संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय दूसरे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है। और तीसरा वाक्य जो है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, यहां जो साथ शब्द है ये ना तो क्रिया विशेषण है ना ही संबंध बोधक है, बल्कि यहां पर यह वाक्य संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ। और संज्ञा की अगर हम बात करें तो कौन सी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो यह भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साथियों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि रूप परिवर्तन के आधार पर हमने विकारी शब्द बना लिए। 4 प्रकार के विकारी शब्दों का हम अध्ययन करते हैं। आप सभी ने पहले भी किया है कि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अविकारी शब्दों के भी 4 भेद मानते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन साथियों, हमें यह ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सा शब्द किस रूप में या किस प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त हुआ है। यह जानकारी अगर हमें नहीं है तो फिर हमारा यह जो शब्द ज्ञान है, जिनको हम याद करके बैठे हैं, वह व्यर्थ है, निरर्थक है। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं आपसे कि यहाँ पर यह शब्द क्या है। अब हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो साथियों, अब आप ध्यानपूर्वक इन्हें देखें और इन्हें समझने का प्रयास करें। अब देखिए, हम बात करते हैं कि प्रयोग या रूप के आधार पर हम शब्दों को 2 भेदों में विभक्त करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। उनमें पहला है विकारी शब्द। साथियों, विकार का अर्थ ही बदलाव होता है। विकार यानी बदलाव, यानी परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकारी। और ऐसे शब्द जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय। अव्यय, वे यानी खर्च होना, जो खर्च नहीं होते, अर्थात जिनका रूप नहीं बदलता, उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब देखिए, अगर आप परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों का रूप, गौर करिए शब्द पर, कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल के अनुसार बदल जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। साथियों,
ये व्याकरणिक कोटियां होती हैं। आपने एक शब्द सुना होगा व्याकरणिक कोटियां। कितनी होती हैं व्याकरणिक कोटियां? तो व्याकरणिक कोटियां 8 होती हैं और 8 में 5 व्याकरणिक कोटियां हमने यहां लिखी हैं। क्या? कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल। अगर सभी 8 कोटियों की बात करें, पक्ष, वृत्ति और वाच्य, ये हमारी व्याकरणिक कोटियां हैं। तो जिन शब्दों का रूप लिंग बदलने पर या वचन बदलने पर या उनका पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो पुरुष बदलने पर या फिर कारक, जो हमारे 8 कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनका परिवर्तन करने पर या फिर काल बदलने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और इन सब को बदलने पर भी जिनका रूप नहीं बदलता है साथियों, उनका नाम है अविकारी शब्द। तो देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की, यानी पहला जो विकारी शब्द है संज्ञा। इसके बाद 2 नंबर पर हम रखते हैं सर्वनाम। तीसरा है हमारा भेद, जिसे हम कहते हैं विशेषण। और जो 4 नंबर विकारी शब्द जिसका अध्ययन हम करेंगे वह है क्रिया। साथियों ठीक यही स्थिति इधर भी है, यानी अव्ययों को भी हम 4 भागों में अलग अलग विभक्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की। पहला जो अव्यय है, अविकारी शब्द है, वह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये हमारा एक और शब्द भेद है। तीसरा जो शब्द भेद हम पढ़ेंगे वह होगा समुच्चय बोधक अव्यय, जो कनेक्टिव्स जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा हमारा भेद है उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके साथ साथियों कुछ विद्वान निपात नाम का एक और भेद भी जोड़ देते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है वह ये है, यानी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो वे हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। साथियों अब हम यहाँ से जो विकारी शब्द का पहला शब्द भेद है संज्ञा, यह पढ़ना आरंभ करेंगे।